इस नई इक्वेशन में सुपर पावर्स का भी बड़ा रोल होगा। अब दोबारा फिर वैसे ही कॉन्स्पिरेसी हाइपोथेसिस सामने आते हैं। यूं पाकिस्तान एक दो धारी तलवार पर खड़ा है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो यही दिखाते हैं कि ये एक आम मिलिट्री ट्रेनिंग और ज्वाइंट ड्रिल्स पर मबनी मुआहिदा है। ऐसी सूरत में न्यूक्लियर वेपन्स हर झड़प को एक खतरनाक जुआ बना देते हैं। एक गलत रेडार रीडिंग, एक मिसाइल हमले को स्ट्रेटेजिक समझने की गलती, एक जवाबी लॉन्च और दुनिया तबाही के दहाने पर। और पाकिस्तान अब एक खिलाड़ी भी है और एक मुमकिना प्यादा भी। लेकिन अगर ये प्यादा मुखालिफिन की सब चालों से बचता बचाता आखिरी घर तक पहुंच जाता है तो यही प्यादा एक वक्त में किंग भी बन सकता है। जब सऊदी क्राउन प्रिंस रेड कारपेट पर पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म को गले लगाते हैं तो दुनिया भर के मीडिया कैमरे फ्लैश करते हैं और कई कंट्रीज तो सकते में चले जाते हैं। लेकिन असल कहानी उन बंकर रूम्स, वार रूम्स और फॉरेन मिनिस्ट्री की उन केबल्स में लिखी जा रही होती है जिन्हें आम लोग कभी देख नहीं पाते। सितंबर 2025 में रियाज और इस्लामाबाद ने एक ऐसा मुआहिदा साइन किया जिसमें सीधे और साफ अल्फाज में लिखा था कि किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हेडलाइंस ने इसे तारीखी लम्हा करार दिया, लेकिन दुनिया सरगोशियों में कुछ और ही कह रही थी। अगर इजराइल का अगला वार सऊदीया पर हुआ तो क्या होगा, और असल में डोर अगर किसी और के हाथ में है तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकिब रमजान और आज हम इस वीडियो में एक खतरनाक सवाल उठाएंगे कि क्या ये पाक सऊदी पैक्ट रीजन के बैलेंस ऑफ पावर को बदल देगा या फिर ये एक ऐसा जाल है जो पाकिस्तान को एक बड़ी जंग में धकेल सकता है। शायद वही आर्मागेडन जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम टेस्ट करेंगे कि कौन सी बातें हकीकत पर मबनी हैं और कौन सी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं, और ये भी देखेंगे कि कौन से एविडेंस इन दावों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे तमाम क्लेम्स जो किसी स्पाई नॉवल जैसे लगते हैं। कतर, जो एक अमरीकी इत्तेहादी है, जब इसराइल ने इसी महीने उस पर कोविड अटैक किया तो दुनिया ने तवक्को की कि वाशिंगटन रिएक्ट करेगा, मगर अमेरिका ज़ायनिस्ट लॉबी के हाथों में कठपुतली बना खामोश रहा। और फिर इसके एक हफ्ते में ही एक चौंका देने वाला मूव सामने आता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया। आज रात हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि क्या ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मिडिल ईस्ट की ढाल है या फिर एक ज़ायनिस्ट ट्रैप जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को भड़काने के लिए बिछाया गया है। इस्लामाबाद और रियाज दो ऐसे दारुल हुकूमत जो सिर्फ ईमान के रिश्ते से ही नहीं बल्कि दिहाइयों पर मोहित सीक्रेट मिलिट्री मुआहिदों से बंधे हुए हैं। बरसों से पाकिस्तानी पायलट्स सऊदी आसमानों में ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, पाकिस्तानी फौजी शाही महलों की हिफाजत करते आ रहे हैं और सऊदी ऑयल ने पाकिस्तान की फ्रिजाइल इकोनॉमी को हमेशा सहारा दिया है। मगर अब रूल्स बदल चुके हैं। जो कभी पसे पर्दा खुफिया ताउन था आज ओपन हो चुका है। एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, फॉर्मल, पब्लिक और पावरफुल। लेकिन ये कोई आम मुआहिदा नहीं है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब मिडिल ईस्ट राइवलरीज से जल रहा है, जब सुपर पावर्स रीजन को पपेट शो की तरह चला रही हैं और जब इजराइल ज़ायनिस्ट लॉबी की मदद से वाशिंगटन पर गिरफ्त के साथ जंग और अमन की रफ्तार अपनी मर्जी से तय कर रहा है। अमेरिका, जो कभी मिडिल ईस्ट का इकलौता मुहाफिज समझा जाता था, रियाज के लिए अब काबिल एतमाद नहीं रहा, क्योंकि जब इजराइल ने अमेरिकन शील्डेड इत्तेहादी कतर को बमबार किया तो वाशिंगटन खामोश खड़ा देखता रहा। पैगाम वाज़े था, अमेरिकन गारंटीज की कोई वैल्यू नहीं जब मुकाबले में तल अबीब हो। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने एक नए डिफेंडर की तरफ रुख किया। ऐसा मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसे दिहाइयों की जंग ने हार्डन किया है और जिसकी फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी इक्वेशन में आना महज एक मिलिट्री मूव नहीं बल्कि ये एक तरह का जुआ है। एक ऐसा जुआ जिसमें ताकत और दौलत के मौके मौजूद हैं, लेकिन साथ ही धोखे, साजिश और शायद एक वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भी छुपी हुई है। मिडिल ईस्ट की असल कहानी ना रियाज में लिखी जाती है, ना दोहा में और ना ही वाशिंगटन में। ये लिखी जाती है तल अबीब में,
और इसकी गूंज अमेरिकन कांग्रेस के हॉल्स में सुनाई देती है। दहाइयों से ज़ायनिस्ट लॉबी ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को यरगमाल बना रखा है। सदूर बदलते रहते हैं, बुश, ओबामा, ट्रंप, बाइडन, मगर इजरायली असर कम नहीं होता। पैसे, प्रेशर और खौफ के जरिए ये लॉबी दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ती है। इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकन वादे खोखले हैं। फैसला अमेरिकन सदर नहीं करता, बल्कि फैसला नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट पावर ब्रोकर्स का वो नेटवर्क करता है जो ओवल ऑफिस से भी ऊपर ऑपरेट करता है। हालिया दिनों में वाशिंगटन के अंदर ये खौफ मजीद गहरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी अपनी ताकत पर नाज करता था, आज ज़ायनिस्ट खौफ के साए में जी रहा है। खुद पर होने वाले पुरअसरार जानलेवा हमले के बाद सरगोशियां और ज्यादा बढ़ गई हैं कि ट्रंप को अब डेमोक्रेट्स का नहीं बल्कि नेतन्याहू का खौफ है। फिर आता है चार्ली कर्क का कत्ल, एक वार्निंग हर उस शख्स के लिए जो ज़ायनिस्ट ऑर्डर को चैलेंज करने की जुर्रत रखता है। खून में लिखा एक मैसेज, मज़ाहमत करोगे तो तुम्हें खामोश कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के मुताबिक इसी खौफ की फिजा में ट्रंप ने एक खामोश मगर खतरनाक कैलकुलेशन की। इजरायली जारियत से अमेरिका के इत्तेहादियों को बचाने में नाकाम होने के बाद उसने सऊदी अरब को खामोशी से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अगर वाशिंगटन रियाज को तल अबीब से नहीं बचा सकता तो शायद पाकिस्तान बचा सके। मगर असल सवाल यही है कि क्या ये ट्रंप की अपनी बका की स्ट्रेटजी है या एक और ज़ायनिस्ट साजिश जो पाकिस्तान को ऐसे मैदान जंग में ले जा रही है जहां इसे तोड़ा जा सके और इसकी न्यूक्लियर शील्ड छीन ली जाए। कतर, एक ऐसा मुल्क जो कई शहरों से भी छोटा है, लेकिन यहां दुनिया की सबसे अहम अमेरिकन मिलिट्री बेस मौजूद है। हजारों अमरीकी फौजी, जदीद तरीन फाइटर जेट्स और अमेरिकन प्रोटेक्शन का वादा। फिर भी जब इसराइल ने कतर को निशाना बनाया तो अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं। ना कोई मिसाइल फायर हुआ, ना कोई वार्निंग जारी हुई, सिर्फ खामोशी, एक पुरअसरार चीखती खामोशी। तो ऐसे में रियाज के लिए ये मैसेज खौफनाक था। अगर वाशिंगटन कतर जैसे पार्टनर, जहां उसके अपने फौजी और जेट्स मौजूद हैं, जिससे उसका नेशनल प्राइड जुड़ा हुआ है, अगर अमेरिका उसको डिफेंड नहीं कर सकता तो आखिर और किसका दिफा करेगा? अमेरिका की वो शील्ड जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, उस दिन ज़ायनिस्ट प्रेशर के नीचे शीशे की तरह टूटती नजर आई। ये सिर्फ अमेरिकन विल की नाकामी नहीं थी, बल्कि ये एक एक्सपोजर था। एक्सपोजर इस बात का कि खलीज में अमेरिकन पॉलिसी को असल में कौन कंट्रोल करता है। जब तल अबीब खामोशी का हुक्म देता है तो वाशिंगटन उस पर अमल करता है, हत्ता कि अगर अमेरिका के अपने इत्तेहादी भी कुर्बान हो जाएं। लिहाजा सऊदीज ने एक नए खिलाड़ी की तरफ रुख किया, पाकिस्तान। 250 मिलियन की आबादी वाला एक मुस्लिम मुल्क, न्यूक्लियर हथियारों से लैस, सख्त जंगों से गुजरे फौजी और गल्फ इन्वेस्टमेंट की शदीद ज़रूरत। रियाज के लिए ये एक प्रोटेक्शन है, लेकिन इस्लामाबाद के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। मगर कुछ लोग यहाँ एक और सरगोशी करते हैं कि ये असल में सऊदी अरब का फैसला है ही नहीं। तो क्या ये ज़ायनिस्ट ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ये दरवाज़ा खोला, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इसे फंसाने के लिए? पाकिस्तान को ऐसे फ्रंट लाइन पर रखने के लिए जहां से वो निकल ना सके, जहां उसकी आजमाइश हो और शायद उसे अरब के रेगजारों में जख्म देकर कमज़ोर किया जा सके। शाही गार्ड ऑफ ऑनर, शहजादा मोहम्मद का वेलकम और फिजा में जंगी तैयारों की सलामी। पाकिस्तान खलीज के स्टेज पर एक माहिर अदाकार की तरह कदम रखता है, जैसे उसे एक खतरनाक किरदार के लिए बुलाया गया हो। मगर इस्लामाबाद के लिए ये किरदार निजात नामा लगता है। सऊदी सरमाया दोबारा बहने लगता है। वादा शुदा इन्वेस्टमेंट, कर्जों में रिलीफ और वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो पाकिस्तान की टूटी हुई इकोनॉमी को मुकम्मल डूबने से वापस खींच सकते हैं। पाकिस्तानी जनरल्स को मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स की खुशबू आती है। नए एयरक्राफ्ट, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लॉजिस्टिक हब्स और ऐसा सिक्योरिटी कोऑपरेशन जिससे पाकिस्तान की प्रोफाइल 2 समंदरों के पार बुलंद हो जाती है। कागज पर कैलकुलेशन बहुत सादा है। पाकिस्तान को कैश मिलता है, जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस बढ़ती है और ये इस टेबल पर आ बैठता है जहां रीजन के फ्यूचर के फैसले होते हैं। फौज को मिलते हैं नए मिशंस, अपने रिवायती थिएटर से बाहर ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस और गल्फ सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में हिस्सा लेने का इनविटेशन मिलता है। डिप्लोमेसी में पाकिस्तान एक प्राइफरल एक्टर से बदलकर एक अनडिस्पेंसिबल पार्टनर बन जाता है, एक न्यूक्लियर आर्म्ड गार्डियन जो एक कैश रिच मुनार्की की हिफाजत करता है। ये बार्गेनिंग चिप इस्लामाबाद को ट्रेड, एनर्जी और इंटरनेशनल फोरम्स पर पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए बड़ी डील्स दिला सकती है। लेकिन हर इनाम की एक कीमत होती है
और पाकिस्तान के लिए इस इनाम की कीमत भी यकीनन उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा ये इनाम है। दरअसल जब कोई रियासत किसी दूसरे रीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स में कदम रखती है तो वो खुद भी टारगेट बन सकती है। इसराइल जो पहले ही अपने मफादात के लिए बॉर्डर से बाहर एक्शन लेने का मुजाहिरा कर चुका है, अब एक नई कैलकुलेशन करता है। तारीखी तौर पर तल अबीब ने कोविड ऑपरेशंस, साइबर ऑपरेशंस और सिलेक्टिव स्ट्राइक्स के जरिए अपने दुश्मनों की सलाहियत को डिस्ट्रैक्ट किया है। ये ख्याल कि इसराइल पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश कर सकता है बहुतों के लिए खौफनाक है। हसास सिस्टम्स को सबोताज करना, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स पर साइबर इंटरवेंशन, क्लेंडेनस्टाइन ऑपरेशंस या ऐसे इंजीनियर्ड इंसिडेंट्स जो रिस्पॉन्स पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन रुकें, यहाँ हमें क्लियर रहना होगा, ये सब सिर्फ तहफ्फुज़ात हैं, पोटेंशियल्स हैं, कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई पेपर टाइगर नहीं है जिसे इतनी आसानी से टारगेट किया जा सके। ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी कमांड प्रोटेक्शन के साथ बनाया गया है जिसे न्यूट्रलाइज करना इंतहाई रिस्की और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा। ऐसा एक्शन जो तबाहकुन एक्सेलेशन को दावत देगा। और वैसे भी अगर ये कर पाना इतना ही आसान होता तो इंडिया और इसराइल ये कब का कर चुके होते। फिर भी एक शैडो नैरेटिव इस वक्त बैकग्राउंड में गर्दिश कर रहा है। क्या कुछ खुफिया हाथ पाकिस्तान को रीजनल कॉम्बैट में धकेलना चाहते हैं ताकि इसे कमज़ोर करके इसकी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस पर दबाव डाला जा सके? ये नैरेटिव सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी हाइपोथेसिस है जिसे टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सच निकला तो इसके स्टेक्स एग्जिस्टेंशियल होंगे। चलें अब कुछ पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल की बात हो जाए, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर यह पैक्ट पाकिस्तान की सियासत को रीशेप करता है। फौज जो पहले ही मुल्क की डोमिनेंट फोर्स है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर मजीद अथॉरिटी कंसोलिडेट करेगी। मौजूदा गवर्नमेंट को भी फॉरेन फंड से शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत भी चुकाना पड़ेगी कि फॉरेन पॉलिसी पर अपनी लिवरेज जनरल्स और एक्सटर्नल पैटर्न्स को देना पड़ेगी। ऐसे में अवामी जज्बात भी बढ़ जाते हैं। गल्फ मोनार्की की हिफाजत के आइडिया पर नेशनल प्राइड उछलता है, जबकि नकाद वार्न करते हैं कि ये हमें एक फॉरेन एजेंडा में बेचने के मुतरादिफ है। जब इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस इस हकीकत से टकराती हैं तो सोशल फैब्रिक पर भी दबाव बढ़ता है कि पाकिस्तानी कौम को दूसरों की जंगें लड़ने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान से बाहर निकलकर रीजन में देखा जाए तो इंडिया तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान और अरब दुनिया की नई कुर्बत नई दिल्ली को मजबूर करती है कि वो अपनी गल्फ डिप्लोमेसी और तेज करे और इसराइल और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजीद गहरा करे। भारतीय पॉलिसी मेकर्स को खतरा महसूस होता है ये सिर्फ पाकिस्तान का एक रिसर्जेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो गल्फ में इंडिया की एक्सेस और इन्फ्लुएंस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इस नई इक्वेशन में सुपर पावर्स का भी बड़ा रोल होगा। ये वो अनविजिबल हैंड है जो फैसला करेंगे कि ये जुआ एक स्टेबलाइजिंग बैच बनेगा या एक अग्निशन स्विच। चीन जो पाकिस्तान के साथ गहरे माशी और मिलिट्री ताल्लुकात रखता है, इस पैक्ट को अपनी रीजनल सप्लाई लाइंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत बनाने का मौका समझता है। रूस कैलकुलेट करता है कि क्या अमेरिका की मिडिल ईस्ट में कमज़ोर पोजीशन मॉस्को को मीडिएट या अपने मिलिट्री रिलेशंस बढ़ाने का स्पेस देती है या नहीं। और रहा अमेरिका, तो वो इस वक्त कंस्ट्रेंड, डिस्ट्रक्टेड और इसराइल के साथ गहरे उलझाव में है। वो ये खतरा मोल ले रहा है कि अगर वो अपने इत्तेहादियों को प्रोटेक्ट ना कर सका या इसराइल के डिस्टेबलाइजिंग एक्शंस को ना रोका गया तो गल्फ पार्टनर्स के सामने उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। अब दोबारा फिर वैसे ही कॉन्स्पिरेसी हाइपोथेसिस सामने आते हैं। एक क्लेम ये कहता है कि ये सारा अरेंजमेंट इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पर लाकर ऐसे कन्फ्लिक्ट्स में उलझाया जाए जहां उसकी न्यूक्लियर पोजीशन को आइसोलेट और डिलेजिटिमाइज किया जा सके। जबकि एक और वर्जन हाल या पॉलिटिकल वायलेंस और वाशिंगटन में सीक्रेट धमकियों की अफवाहों को एक साथ जोड़ता है, जो मुबैना तौर पर अमेरिकन लीडर्स को इस सिक्योरिटी आउटसोर्सिंग की तरफ धकेल रही हैं। लेकिन एक बार फिर ये सिर्फ नैरेटिव्स हैं जिन्हें टेस्ट करना है, फौरन कबूल नहीं करना। ऐसे किसी भी प्लान को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? लीक्ड डायरेक्टिव्स, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स जो कोवर्ट कोऑर्डिनेशन को जाहिर करें, ऐसे प्रोवोकेशन पैटर्न्स जो पाकिस्तान को एक्शन में धकेलने के लिए टाइम्ड हों, या फिर पॉलिसी रिकमेंडेशंस के वो डॉक्यूमेंट्स, ट्रेल्स जो पाकिस्तान को फांसने वाले एक्टर्स से जुड़े हों। तो फिलहाल हमारे पास क्या है? पब्लिक एविडेंस में सिर्फ फॉर्मल एग्रीमेंट्स, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और स्ट्रेटेजिक रेटरिक शामिल हैं।
कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं जो ये साबित करे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस को हटाने की कोई सीक्रेट साजिश चल रही है। एविडेंस की ये एब्सेंस अहम है। ये हमें मजबूर करती है कि सबसे अलार्मिंग क्लेम्स को सिर्फ स्पेकुलेटिव्स समझा जाए। एक ड्रामेटिक फिक्शन के तौर पर मुमकिन हो सकता है, लेकिन रियलिटी के तौर पर अनप्रूवन है। फिर भी मुमकिना खतरा महज साजिश से कम नहीं है। हत्ता कि अगर कोई मेलेवलेंट डिजाइन ना भी हो, अलायंस पॉलिटिक्स की मैकेनिक्स खुद वल्नरेबिलिटी पैदा कर देती है। जब पाकिस्तान की फोर्सेस फॉरवर्डेड, डिप्लॉयड या एक्सपेंडिशनरी रूल्स में इंगेज होती हैं, तो उनकी सप्लाई लाइंस और कमांड नेटवर्क्स ऑब्जर्वेशन अटैक के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। पॉलिटिकल इंटेंगलमेंट्स मिस कैलकुलेशंस को जन्म दे सकता है। कोई लोकल एक्सट्रीमिशन किसी बड़े अटैक के तौर पर गलत फहमी का शिकार हो, रिटेलिएटरी साइकिल्स शुरू हों और म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज एक ऐसे रीजन में एक्टिव हो जाएं जहां कई एक्टर्स के पास लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। यूं पाकिस्तान एक दो धारी तलवार पर खड़ा है। ये पैक्ट पैसा, प्रेस्टीज और ताकत का नया नक्शा देता है, लेकिन ये इस्लामाबाद को ऐसी लाइबिलिटीज भी देता है जहां ऐसी जंगों में शामिल होने का खतरा मौजूद है जो इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं, जहां पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर क्लैंडस्टाइन प्रेशर और दाखिली सतह पर सिविलियन ओवरसाइट ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ये रास्ता रीजनल इन्फ्लुएंस की तरफ जाता है या स्ट्रेटेजिक डिग्रेडेशन की तरफ? ये उन फैसलों पर मुनहसर है जो अभी होने हैं और ऐसे एविडेंस पर जो अभी सामने आना है। वीडियो के अगले सेक्शन में हम सबसे एक्सक्लूसिव क्लेम्स को पब्लिक रिकॉर्ड पर टेस्ट करेंगे। एक साए की तरह घूमता ख्याल जो थिंक टैंक्स और कॉन्स्पिरेसी सर्कल्स में सरगोशी बन चुका है। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान की एंट्री ताकत के तवाजुन के लिए नहीं बल्कि इसे बिगाड़ने के लिए डिज़ाइन की गई हो? क्या रियाज को किसी पोशीदा हाथ ने इस्लामाबाद को साथ लाने पर मजबूर किया है ताकि इसराइल और भारत को भड़काया जाए और खित्ता एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में धकेल दिया जाए जिसका फ़ायदा कुछ और ही कुव्वतें उठा सके? इस थ्योरी में पाकिस्तान एक पार्टनर नहीं बल्कि एक मोहरा बन जाता है, ऐसा बफर जो दूसरों के फायदे के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ा कर दिया जाए। यहाँ भी हमें सबूत का वजन एहतियात से तोलना होगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो यही दिखाते हैं कि ये एक आम मिलिट्री ट्रेनिंग और ज्वाइंट ड्रिल्स पर मबनी मुआहिदा है, लेकिन वाक़यात की तरतीब, इजरायली एग्रेशन और अमेरिकन खामोशी और सऊदी का अचानक पाकिस्तान की तरफ झुकाव कुछ और ही सवालात पैदा करता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई सोची समझी कोरियोग्राफी? जो भी हो, इतना तो तय है कि रीजनल बैलेंस बदल चुका है। रियाज अब सिर्फ वाशिंगटन पर इन्हिसार नहीं करता। इस्लामाबाद जो कभी पर्दे के पीछे था अब खलीज का स्टेक होल्डर बन चुका है। तल अबीब नए खतरात और मौके का हिसाब लगा रहा है। नई दिल्ली अपनी पोजीशन बचाने के लिए दौड़ रही है। बीजिंग और मॉस्को खामोशी से अपने अपने पत्ते खेल रहे हैं। ये बैलेंस इस्तेहकाम लाता है या तबाही, ये इस बात पर मुनहसर है कि इस स्क्रिप्ट को लिखा किसने है। अगर ये रियाज और इस्लामाबाद ने लिखा है तो शायद डेटरेंस कायम रहेगी, लेकिन अगर ये तल अबीब ने लिखा है तो भयानक आग के शोले उठ सकते हैं। ऐसी आग जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, एक ऐसी आग जो थर्ड वर्ल्ड वॉर भड़काएगी। तारीख हमें बताती है कि बड़ी जंगें कभी ऐलान के साथ शुरू नहीं होती, वो कदम बा कदम हादसे की तरह फूटती हैं। एक गलत कैलकुलेशन, एक इश्तियाल और अचानक पूरी दुनिया आग में जलने लगती है। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट बज़ाहिर ताउन है, लेकिन अगर हालात का गलत सिलसिला बन जाए तो ये एक ऐसी चिंगारी बन सकता है जो बहुत बड़ी आग को भड़का देगी। ज़रा सोचें, इसराइल एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, शायद किसी खलीजी टारगेट पर, शायद सऊदी सरजमीन पर हमास को टारगेट करने के लिए। रियाज अपने नए पार्टनर को पुकारेगा, पाकिस्तानी फौजी मुआहिदे और ईमानी गैरत के तहत हरकत में आएंगे। अचानक इसराइल के सामने एक कमज़ोर दुश्मन नहीं बल्कि खलीज के दिल में वॉर हार्डन पाकिस्तानी फौजी मौजूद होंगे। भारत जो समंदर के उस पार बैठा है मौका देखेगा। इसराइल से ताल्लुकात मजीद गहरे, वाशिंगटन के साथ दिफाई मुआहिदे तेज़ और नई दिल्ली का पैगाम मजीद बुलंद। पाकिस्तान को रोका जाए वरना ये खलीज और ग्लोबल एनर्जी रूट्स को गैर मुस्तहकम कर देगा। फिर डोमिनो गिरना शुरू होंगे। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ज़ायनिस्ट लॉबी के दबाव में खुलकर इसराइल और भारत के साथ खड़े होंगे।
चीन, जिसके अरबों डॉलर पाकिस्तान में लगे हुए हैं, खामोश नहीं रह सकेगा। रूस भी मौका देखेगा, हथियार और डिप्लोमेसी का सौदा करेगा। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अचानक मल्टी फ्रंट क्राइसिस बन जाएगा। ये वो सिनेरियो है जिससे सिक्योरिटी एनालिस्ट सबसे ज्यादा डरते हैं। कोई इरादी जंग नहीं, बल्कि एक हादसाती जंग। पाकिस्तान मिडल ईस्ट के झगड़ों में घिरा, इसराइल अपनी डोमिनेंस के लिए लड़ता हुआ, भारत मौका से फ़ायदा उठाता हुआ और सुपर पावर्स अपने फ़ायदे का हिसाब लगाते हुए। ऐसी सूरत में न्यूक्लियर वेपन्स हर झड़प को एक ख़तरनाक जुआ बना देते हैं। एक गलत रडार रीडिंग, एक मिसाइल हमले को स्ट्रेटेजिक समझने की गलती, एक जवाबी लॉन्च और दुनिया तबाही के दहाने पर। और यही वो जगह है जहां कॉन्स्पिरेसी सरगोशियां वापस आती हैं। कुछ कहते हैं कि ये सब हादसा नहीं, बल्कि एक मंसूबा है, पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में घसीटने का जिससे वो कभी निकल ना सके, उसे कमज़ोर करके उसकी न्यूक्लियर शील्ड को ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम पर तोड़ने का मंसूबा। मगर सबूत कमज़ोर हैं, सिर्फ अफवाहें, इशारे और मुबहम ताल्लुकात। मगर असल ख़तरा ये है कि चाहे ये प्लान्ड हो या हादिसा, नतीजा एक जैसा ही होगा। एक ऐसी दुनिया जहां पाकिस्तान को ओवर एक्सटेंशन पर मजबूर किया जाए, एक ऐसा खलीज जहां हर ताकत मुदाखलत के लिए तैयार हो। यही वो ढांचा है जिसे लोग तीसरी आलमी जंग की बुनियाद कहते हैं। उस आर्मागेडन की बुनियाद जिस पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम्स सभी ईमान की हद तक यकीन रखते हैं कि एक दिन ये आर्मागेडन ज़रूर होगा। तो क्या ये वही वक्त है? पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट सिर्फ एक कागज़ पर दस्तखत नहीं है, ये एक सिंबल है, एक सिग्नल और शायद एक जाल भी। ये दुनिया को बताता है कि रियाज अब वॉशिंगटन की शील्ड पर भरोसा नहीं करता। ये तल अबीब को याद दिलाता है कि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम रियासत अब खलीज में कदम जमा चुकी है। ये नई दिल्ली को भी खबरदार करता है कि उसकी खामोश चाल शायद अब बगैर रुकावट ना चल सके। और ये बीजिंग और मास्को को भी दिखाता है कि मिडल ईस्ट के दरवाजे अब पहले से कहीं ज़्यादा खुल रहे हैं। मगर दस्तखतों और तकरीरों के नीचे एक और कहानी छुपी हुई है, एक कहानी ज़ायनिस्ट असर रसूख की जो अमेरिकन पॉलिसी को कंट्रोल करता है, एक कहानी छोटे ममालिक की जो बड़े इत्तेहादियों के रहमो करम पर रह जाते हैं, एक कहानी पाकिस्तान की जिसे मौका और ख़तरा एक साथ मिला है, एक ऐसे रीजन में जहां त्योकामत ताकतें भी लरज़ उठती हैं। कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस का चांस है, पाकिस्तान के लिए उभरने का मौका, सऊदी अरब के लिए मगरिब पर इन्हिसार ख़त्म करने का रास्ता, मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई ढाल और शायद कुछ के लिए ये एक सोचा समझा जाल है, पाकिस्तान को ओवर रीच में फंसाने, उसे ऐसी जंगों में घसीटने के लिए जो वो बर्दाश्त न कर सके और आखिर में उसकी वही हथियार छीन लेने के लिए जो उसकी बका की ज़मानत हैं। लेकिन इन सब में कुछ भी हतमी नहीं है, सच शायद कहीं इस सब के बीच में है। इतना ज़रूर तय है कि मिडल ईस्ट एक नए बाब में दाखिल हो चुका है, शतरंज का बोर्ड बदल चुका है और पाकिस्तान अब एक खिलाड़ी भी है और एक मुमकिना प्यादा भी। लेकिन अगर ये प्यादा मुखालिफिन की सब चालों से बचता बचाता आखिरी घर तक पहुंच जाता है तो यही प्यादा एक वक्त में किंग भी बन सकता है। दुनिया की नज़रें अब यहीं जमी हुई हैं। अगर ये मुआहिदा इस्तेहकाम लाया तो इसे एक ऐसे तारीखी लम्हे के तौर पर याद रखा जाएगा जब मुस्लिम दुनिया ने अपनी ताकत वापस हासिल की। लेकिन अगर ये टकराव का बायस बना तो ये तारीख के उस बाब के तौर पर लिखा जाएगा जो किसी बहुत बड़े अलमिए का आगाज़ था। तारीख हमेशा की तरह अपना फ़ैसला ज़रूर सुनाएगी और हम उसके गवाह होंगे।